Hello students, I am your teacher for this lecture. Welcome to the MCQs discussion. In this lecture, we will discuss the MCQs on the topic of locomotion and movement. So let's start the questions. So the question number 1 on your screen is streaming of the cytoplasmic or the cyclosis movement. जो आपके पास साइटोप्लाज्मिक या साइक्लोसिस मूवमेंट है, बेसिकली द मूवमेंट इन द साइटोप्लाज्म, वो हमें किसके केस में देखने को मिलता है? फर्स्ट ऑप्शन आपके पास आता है एमीबा, सेकंड ऑप्शन है अर्थवॉर्म, थर्ड ऑप्शन है नेरेस एंड द फोर्थ ऑप्शन दिया है हमारे पास लीच. तो इसमें से जो एमीबा है दैट इज बेसिकली द राइट ऑप्शन बिकॉज एमीबा इज यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म. बेटा यूनिसेलुलर है तो इसकी बॉडी में वो साइक्लोसिस या मूवमेंट्स आपको देखने को मिलेगा क्योंकि फूड वैक्यूल बनता है दैट स्टार्ट मूविंग इनटू द होल बॉडी. अर्थवॉर्म, नेरेस या लीच के केस में पॉसिबल नहीं है बिकॉज दे आर द लाइक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म. So the question number 1 has the option right is A, that is amoeba. Second आता है go through the following statement and choose the incorrect statement. Incorrect statement ढूंढनी है यहाँ पर हमने. So all the movements are locomotion but all the locomotions are not movement. तो ऐसा बोलते हैं कि जितने भी मूवमेंट्स होती हैं वो सारी लोकोमोशंस हैं और सारी लोकोमोशन मूवमेंट्स नहीं है, तो ये गलत है क्योंकि अगर आप लोकोमोट करोगे तो मूवमेंट कंपलसरी है और अगर आप मूवमेंट्स कर रहे हो तो कंपलसरी नहीं होता कि आप लोकोमोट भी करो. मेथड्स ऑफ लोकोमोशन वेरी विद द हैबिटेट ऑफ एन एनिमल, दैट इज करेक्ट, क्योंकि कोई पानी में है, कोई टेरेस्ट्रियल है, कोई एरियल है, तो उस हिसाब से लोकोमोशन भी वेरी करेगा. पैरामीशियम में सीलिया हेल्प इन द मूवमेंट ऑफ द फूड थ्रू द साइटोफेरिंक्स, दैट इज अ करेक्ट वन. स्ट्रीमिंग ऑफ द प्रोटोप्लाज्म इन द अमीबा इज अ टाइप ऑफ द मूवमेंट, दैट इज करेक्ट वन. तो इनकरेक्ट बताना है तो सेकंड का इनकरेक्ट स्टेटमेंट बनेगा ए, दैट इज ऑल द मूवमेंट्स आर लोकोमोशन बट ऑल द लोकोमोशंस आर नॉट मूवमेंट्स. देन नेक्स्ट इसमें आता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर ट्रू फॉर द सिलियरी मूवमेंट्स. सिलियरी मूवमेंट्स के लिए बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट आपके पास सही है. सीलिया टेक पार्ट इन द प्रोपल्शन ऑफ द एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट. सीलिया बोलते एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट का रिमूवल करवाता है. सीलिया आर प्रेजेंट इन द ट्रैकिया, वासाई फ्रेंचिया एंड द ओविडक्ट. क्लियर होता है सीलिया, डेफिनेटली सीलिएटेड एपिथेलियम है यहाँ पर. सीलिया आर सीन इन द पैरामीशियम एंड द अदर सीलिएट, ये भी क्लियर है, होते हैं पैरामीशियम में. सीलिया टेक पार्ट इन द प्रोपल्शन ऑफ द एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, ये भी क्लियर है, करवाता है. ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन हम लोगों के पास आता है ऑल ऑफ द अबव. तो थर्ड में राइट ऑप्शन जो सिलियरी मूवमेंट्स के लिए है दैट विल बी द डी. क्वेश्चन नंबर 4 है मूवमेंट ऑफ द लिम्स, जॉ एंड टंग. पहली बात तो बेटा लिम्स, जॉ एंड टंग ये वॉलेंट्री ऑर्गन्स हैं बॉडी के जो मर्जी से मूव करेंगे आपकी. सो दे रिक्वायर व्हाट? दे एक्चुअली रिक्वायर सिलियरी मूवमेंट? नो. अमीबॉइडल मूवमेंट? नो. muscular movement? Yes, they moved with the help of the skeletal muscles which are called the voluntary muscles of the body. Flagellar movement is not there. So the right option for the question number 4th is the C option, that is the muscular movement. क्वेश्चन नंबर 5 है लोकोमोशन रिक्वायर अ परफेक्ट कोऑर्डिनेटेड एक्टिविटी. लोकोमोशन में हमें एक परफेक्ट कोऑर्डिनेटेड एक्टिविटी चाहिए. ऑब्वियसली किसकी चाहिए? मस्कुलर सिस्टम, skeletal system, then again skeletal system और all of the above. Then obviously जो हमें लोकोमोशन के टाइम पे परफेक्ट कोऑर्डिनेटेड एक्टिविटी चाहिए वो हमें skeletal system की भी चाहिए क्योंकि इसमें बोन एंड कार्टिलेज आ जाते हैं which are involved in the locomotion. Plus we also require the muscles which are required for the locomotion, which actually help in the locomotion. So the right option for the question number 5th is the D option. क्वेश्चन नंबर 6 है चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द मसल्स. मसल्स के बारे में इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है. मसल्स आर द स्पेशलाइज्ड टिश्यू ऑफ द मेसोडर्मल ओरिजिन. बिल्कुल ठीक है, दे अराइजेस फ्रॉम द मेसोडर्म जर्म लेयर. अबाउट 40 to 50% ऑफ द बॉडी वेट इज कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय द मसल. क्लियर है.
मसल हैव द स्पेशल प्रॉपर्टी लाइक कौन कौन सी है, एक्साइटेबिलिटी, कंडक्टिविटी एंड एक्सटेंसिबिलिटी. क्लियर. देन मसल्स हैव द स्पेशल प्रॉपर्टी लाइक एक्साइटेबिलिटी, कंडक्टिविटी एंड एक्सटेंसिबिलिटी. बेसिकली बेटा कंडक्टिविटी इज नॉट देयर, कंडक्शन नहीं है. बेसिकली इसने मूवमेंट या लोकोमोशन में इन्वॉल्व रहना है. तो उसमें जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपके पास बनेगा दैट विल बी दिस वन. Number 7, the skeletal muscles are closely associated with dash component of the body and they have dash appearance under the microscope and hence they are called this. तो choose करना है correct option for A, B and C. तो पहली बात, skeletal muscles are closely associated with the muscular component of the body because they are the very important part of the muscular system. They have striated appearance because बेटा skeletal muscles के ऊपर dark and light band present है, तो striated appearance आती है, stripped appearance है. Then they have this and these are called dash muscle. इसलिए इनको striated muscle बोला जाता है because इनके surface पे आपको alternate pattern नज़र आता है dark and light bands का. सो स्ट्रिप्ड बोला जाता है या स्ट्राइएटेड बोला जाता है. तो इसका सही ऑप्शन हमारे पास बनता है ए. 7th का सही ऑप्शन है ए. बी नहीं हो सकता क्योंकि बी में ए लिखा है विसरल, नॉट पॉसिबल. ठीक है. और देन उसके बाद है ए स्केलेटल, ये भी गलत है. देन मिक्रोफिब्रल, अगेन गलत. क्वेश्चन नंबर 8 में है स्ट्राइएटेड अपीयरेंस ऑफ द मायोफाइब्रिल इज ड्यू. बेसिकली अगर आप स्केलेटल मसल की बात करो तो इसमें आपको लॉन्ग फाइबर नज़र आते हैं जो कि बेटा कॉन्ट्रैक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, और उनके ऊपर आप सरफेस पे देखो तो आपको ऑल्टरनेट अरेंजमेंट नज़र आता है डार्क एंड लाइट बैंड का. तो एक्चुअल में ये जो डार्क एंड लाइट बैंड है ये हमें मायोफिब्रिल्स के ऊपर ही देखने को मिलेंगे. तो इनमें जो ये बैंडिंग पैटर्न है किस वजह से है? एक्टिन प्रोटीन की वजह से, मायोसिन प्रोटीन की वजह से, बोथ या नन? तो इसमें एक्टिन प्रोटीन भी आएगा, मायोसिन प्रोटीन भी आएगा बिकॉज एक्टिन बनाता है थिन फिलामेंट, मायोसिन बनाता है थिक फिलामेंट. दोनों इन्वॉल्व हैं बैंड फॉर्मेशन में. तो करेक्ट ऑप्शन फॉर द क्वेश्चन नंबर 8 इज द सी ऑप्शन, दैट इज बोथ ए एंड बी. क्वेश्चन नंबर 9 है A band contain actin and it is called B. C band contain myosin. So choose the correct option for A, B and C. तो जिस बैंड में बेटा एक्टिन होता है वो लाइट कलर का होता है तो उसको आप आई बैंड बोल सकते हो, लाइट बैंड बोल सकते हो. जिसमें मायोसिन प्रेजेंट है वो डेफिनेटली डार्क है यानी कि वो ए बैंड है. तो A is the light band which contain actin and it is called I band. C डार्क बैंड है और उसको क्या बोला जाता है? ए बैंड बोला जाता है. ठीक है. तो इसको याद करने का बड़ा सही तरीका है, लाइट में एल के बाद आई तो मतलब ये आई बैंड, डार्क में डी के बाद ए तो ये हो गया हमारा ए बैंड. लाइट बैंड में एक्टिन प्रोटीन प्रेजेंट होता है, डार्क में मेनली वी हैव द मायोसिन प्रोटीन. सो द करेक्ट ऑप्शन फॉर द क्वेश्चन नंबर 9 इज द ए ऑप्शन. Then question number 10 है एक्टिन एंड मायोसिन फिलामेंट ऑफ द मसल्स आर ऑल्सो कॉल्ड. एक्टिन और मायोसिन के फिलामेंट को बेटा और क्या नाम दिया जाता है? एक्टिन बेसिकली फॉर्म द थिन मायोफिलामेंट, मायोसिन फॉर्म द थिक मायोफिलामेंट. तो एक्टिन वाला थिन, मायोसिन वाला थिक. तो बी ऑप्शन पे आप ध्यान से देखो जरा, थिन एंड थिक फिलामेंट रिस्पेक्टिवली. तो नंबर 10 क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन आपके पास बनेगा दैट विल बी द बी ऑप्शन. क्लियर. ब्लैक एंड वाइट ऐसा कुछ भी हम यूज नहीं करते हैं स्केलेटल में. और अगर आप ए ऑप्शन देखो तो उसमें पहले थिक है बाद में थिन है तो वो फिर ऑप्शन के हिसाब से गलत है बेटा. सो राइट ऑप्शन इज द बी ऑप्शन. इन द सेंटर ऑफ द ईच आई बैंड देयर इज एन इलास्टिक फाइबर. आई बैंड के सेंटर में ऑलवेज रिमेंबर व्हेन वी टॉक अबाउट द आई बैंड ना, तो आई बैंड के सेंटर में हमेशा एक हमें लाइन नजर आती है जिगजैग. दिस इज बेसिकली कॉल्ड द जेड लाइन विच इज एन इलास्टिक फाइबर. तो आई बैंड के सेंटर में ऑलवेज वी हैव द जेड लाइन. सो 11 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हमारे पास क्या बनेगा? बी ऑप्शन.
देन क्वेश्चन नंबर 12 है एफ एक्टिन इज अ पॉलीमर ऑफ। एफ एक्टिन बेसिकली होता है बेटा फाइब्रस एक्टिन। फाइब्रस मतलब धागे जैसा, थोड़ा लंबा, ठीक है। तो एफ बनता है जी एक्टिन से, जिनको ग्लोबुलर एक्टिन बोला जाता है। तो बहुत सारे ग्लोबुलर एक्टिन जो है वो पॉलीमराइज कर जाते हैं मैग्नीशियम की प्रेजेंस में, सो दे कंबाइंस टुगेदर एंड दे फॉर्म द फिब्रस एक्टिन। तो एफ एक्टिन इज अ पॉलीमर ऑफ जी एक्टिन, जी molecular actin, clear? So the right option will be the B option. क्रॉस आर्म्स ऑफ द मायोसिन मोनोमर कंसिस्ट ऑफ। क्रॉस आर्म में बेसिकली है क्या आपके पास, आउटवर्ड प्रोजेक्शन ऑफ द जी एक्टिन फिलामेंट, आउटवर्ड प्रोजेक्शन ऑफ द हेड रीजन ऑफ द मीरोमायोसिन, आउटवर्ड प्रोजेक्शन ऑफ द हेड रीजन ऑफ मीरोमायोसिन, और बोथ बी एंड सी। ऑब्वियसली डी आंसर है, क्योंकि जब भी आप बेटा मायोसिन का यहाँ पर डायग्राम चेक करो तो ये कुछ इस तरीके का है। दिस पोर्शन इज बेसिकली नोन एज द हेड, और ये वाला जो लंबा पार्ट जाता है इसको टेल बोलते हैं, और इन दोनों के बीच में जो आएगा वो क्रॉस आर्म है। तो दिस इज बेसिकली द आउटवर्ड प्रोजेक्शन ऑफ द हेड पार्ट। सो आंसर जो क्वेश्चन नंबर 13 के लिए जाएगा वो जाएगा डी। आइडेंटिफाई ए बी एंड सी अलोंग द गिवन डायग्राम। तो अगर आप इस डायग्राम को ध्यान से देखो, दिस इज द डायग्राम फॉर द थिन मायोफिलामेंट। ये थिन मायोफिलामेंट का डायग्राम है, एनसीईआरटी की बुक में भी बेटा बिल्कुल ऐसे ही बना है। पार्ट्स चेक कर लेते हैं। सी जो है वो बेसिकली हमारे पास है एक्टिन, बी जो है वो है ट्रोपोमायोसिन, एंड ए जो है वो है ट्रोपोनिन। तो A is troponin, B is tropomyosin and C is F actin यानी कि fibrous actin. Clear? So first option is said to be the correct option for the question number 14. Question number 15 है given below is the figure of a sarcomere. Sarcomere is basically the functional unit of a muscle, or you can say it is a part between the two successive Z line. Identify the parts labeled as A to D and select the correct option. तो बेटा यहाँ पर जो यहाँ से लेके यहाँ तक इन्होंने एरिया कवर किया है ना ओवरलैपिंग रीजन का, दिस इज बेसिकली द डार्क बैंड, यू कैन से ए बैंड। क्लियर? बीच में ए बैंड के बीच में जो ये जगह खाली है विच इज नॉन ओवरलैपिंग रीजन, वो सी है। सी इज बेसिकली द एच जोन, सी एच जोन। डी को हम लेबल कर लेते हैं ए बैंड, सॉरी ए को, और जो ये डी है ये बेसिकली हमारा आई बैंड है जिसमें सिर्फ थिन मायोफिलामेंट है, और बी जो है वो आई बैंड के बीच की लाइन है, दिस इज बेसिकली कॉल्ड जेड लाइन। तो ए लेबल्ड एज ए बैंड, बी लेबल्ड एज जेड लाइन, क्लियर? सी लेबल्ड एज एच जोन, डी लेबल्ड एज आई बैंड। सो द राइट ऑप्शन फॉर द क्वेश्चन नंबर 15 इज द ए ऑप्शन। Then next question है एक्टिन बाइंडिंग साइट्स आर लोकेटेड ऑन। एक्टिन बाइंडिंग साइट्स बेटा कहाँ लोकेटेड होती हैं वो बताना है हमने। तो एक्टिन बाइंडिंग साइट्स हमें मिलती हैं कहाँ पर, मायोसिन के ऊपर। तो मायोसिन प्रोटीन का अगर हम डायग्राम देखें, सो दिस पार्ट ऑफ द मायोसिन इज बेसिकली कॉल्ड द हेड पार्ट, जिसके ऊपर बाइंडिंग साइट है विच इज कॉल्ड एक्टिन बाइंडिंग साइट। तो आंसर हमारे पास आता है मीरोमायोसिन विच इज अ पार्ट ऑफ मायोसिन। तो 16 का करेक्ट आंसर बनेगा सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 17 है मैकेनिज्म ऑफ द मसल कॉन्ट्रैक्शन इज बेस्ट एक्सप्लेन्ड बाय स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी। ऑब्वियसली मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए जो थ्योरी दी गई है जो कि उसको सबसे बेस्ट एक्सप्लेन करती है, दैट इज द स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी, जिसके अकॉर्डिंग जो हमारा थिन मायोफिलामेंट है दैट एक्चुअली स्लाइड ओवर द थिक मायोफिलामेंट। थिन जो है वो थिक के ऊपर स्लाइड करेगा, जिस वजह से मसल का डायमीटर कम होगा, कहने का मतलब मसल कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। नेक्स्ट है बेटा कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द मसल टेक्स प्लेस बाय द स्लाइडिंग ऑफ। आई ऑलरेडी टोल्ड यू स्लाइडिंग होगी थिन की किसके ऊपर, थिक के ऊपर। किसकी स्लाइडिंग होगी, थिन की थिक के ऊपर। सो इट इज अ स्लाइडिंग ऑफ द थिन फिलामेंट ओवर द थिक फिलामेंट। क्लियर? सो द राइट ऑप्शन फॉर द क्वेश्चन नंबर 18 इज द बी। 19 में है स्केलेटल मसल कॉन्ट्रैक्शन इज इनिशिएटेड बाय द सिग्नल सेंट बाय।
स्केलेटल मसल को जो सिग्नल मिलता है फॉर द कॉन्ट्रैक्शन, तो वो सिग्नल बेटा कहाँ से आता है? दैट सिग्नल इज एक्चुअली कैरिड बाय द मोटर न्यूरॉन कमिंग फ्रॉम द सेंट्रल नर्वस सिस्टम. So the right option for the question number 19 is the A option, that is the central nervous system. 20 में है न्यूरोमस्कुलर जंक्शन इज अ जंक्शन बिटवीन. नाम से क्लियर है, नाम का मतलब समझो. न्यूरो वर्ड इज कमिंग फ्रॉम द न्यूरॉन, muscular word is coming from the muscle, so it is very clear it is a junction between the neuron and the muscle. तो first option है two neuron and a muscle, no. Sensory neuron and the muscle, no. Motor neuron and the sarcolemma of the muscle, now that is the correct one. क्योंकि जो इम्पल्स मसल्स के पास लेके जानी है, जो कमांड लेके जानी है, वो तो मोटर न्यूरॉन लेके जाएगा. तो मोटर न्यूरॉन आगे जाके जंक्शन में साइनैप्स कर जाता है आपके स्केलेटल मसल्स के साथ. सो दिस इज द मेम्ब्रेन विच इज कॉल्ड द सार्कोलेमा एंड दिस इज द मोटर न्यूरॉन. सो व्हेन दे मीट दैट इज कॉल्ड न्यूरोमस्कुलर जंक्शन. So the correct option for the question number 20 is C. That is the correct one. Question number 21 में है the action potential in the sarcolemma of the muscle is generated by. Action potential कौन generate करता है? First option है neuroinhibitors. न्यूरोइनिबिटर होगा तो फिर तो वो कहाँ से करेगा? एसिटाइल कोलिन है, मिथाइल कोलिन है, इथाइल कोलिन है. सो द राइट ऑप्शन इज द बी, एसिटाइल कोलिन, बिकॉज एसिटाइल कोलिन जो है वो इम्पल्स को ट्रांसफर करता है. इट एक्चुअली हेल्प इन द इम्पल्स ट्रांसफर फ्रॉम द मोटर न्यूरॉन टू द स्केलेटल मसल, जिस वजह से मसल फिर क्या करते हैं? कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, डीपोलराइज्ड होते हैं. Clear? So the right answer for the question number 21 is the B option. Then 22 में है action potential in the sarcolemma of the muscle causes the release of which ion from the sarcoplasmic reticulum. फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा आपको पता होना चाहिए कि जो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो बेसिकली मॉडिफाइड फॉर्म है किसका? SCR का, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, एंड इट इज द स्टोर्ड हाउस ऑफ कैल्शियम आयंस. किसका स्टोर्ड हाउस है? कैल्शियम आयंस का. तो जिस टाइम पे मसल्स में एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा, इमीडिएट उसी टाइम पे सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कैल्शियम आयंस निकलने स्टार्ट हो जाएंगे, विच एक्चुअली स्टार्ट द कॉन्ट्रैक्शन. So sodium is the wrong, chloride is wrong, HCO3 negative is wrong. What is the right answer? Calcium ion. तो 22 का जो सही आंसर हमारे पास है that will be the C option which include the calcium ions. Okay, so question number 23 आपके पास है. Name the ion responsible for unmasking the active site for the myosin for the cross bridge activity during the muscle contraction. तो जो आयन बेटा एक्टिव साइट को मास्क करेगा ड्यूरिंग द मसल कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है, अनमास्क करेगा. तो अनमास्क का मतलब होता है कि एक्टिव साइट जो होती है वो एक्सपोज हो जाती है, ताकि जो मायोसिन हेड है वो फटाफट से जाके एक्टिन पे बाइंड करे और मसल कॉन्ट्रैक्शन का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाता है. तो इसमें जो अनमास्किंग करवाएगा वो कैल्शियम आयन करवाते हैं. कैल्शियम कैसे करवाएगा वो भी देख लो. सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जब ह्यूज अमाउंट में कैल्शियम बेटा रिलीज होगा तो ये कैल्शियम जाके सीधा बाइंड करता है ट्रोपोनिन सी के साथ, और जैसे ये ट्रोपोनिन सी में बाइंड करेगा तो ट्रोपोनिन में कन्फर्मेशन चेंज आता है, जिस वजह से एक्टिव साइट जो हैं वो अनमास्क हो जाती हैं फॉर द मायोसिन प्रोटीन. So the ion which is responsible for unmasking the site, it is basically the calcium. तो 23rd का जो आंसर हमारे पास है that will be the A option. Next है question number 24. Find out the correct order of the number of bones in the parts of the human skull such as the cranial bone, facial bone, hyoid bone and the middle ear bone respectively. तो सबसे पहले अगर हम देखो स्कल में क्रेनियल बोन्स की बात करें तो क्रेनियल बोन्स का नंबर जो है वो टोटल 8 है हमारे पास, एंड देन हमारे पास जो फेशियल बोन का नंबर है वो टोटल हमारे पास 14 है. हायोड विच इज़ अ यू शेप बोन दैट इज़ टोटल 1 इन नंबर, और मिडल ईयर यानी कि जो मिडल ईयर में ऑसिकल्स हैं जिनको बोनी ऑसिकल्स भी बोला जाता है वो टोटल 3 हैं एक ईयर में. तो सीक्वेंस है 8, 14, 1 and 3. So the correct option for the question number 24 is the D option. Then we have the next one.
अ यू शेप बोन प्रेजेंट एट द बेस ऑफ द बकल कैविटी. बकल कैविटी के बेस पे बेटा नीचे की तरफ आपके पास एक यू शेप बोन है जो टंग का अटैचमेंट हेल्प करती है. दैट इज बेसिकली कॉल्ड द हायोड बोन विच इज अ यू शेप बोन एट द बेस ऑफ द बकल कैविटी. सो द राइट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 25 इज द सी ऑप्शन, बिकॉज फर्स्ट बेटा इथमॉइड है, दैट इज बेसिकली योर स्कल बोन, और मैलियस है वो आपका डेफिनेटली ईयर ऑसिकल है. ठीक है, हायोड बोन इज बेसिकली द राइट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 25. 26 में है विच ऑफ द फॉलोइंग बोन इज अ पार्ट ऑफ ह्यूमन स्कल. कौन सी बोन है जो ह्यूमन स्कल का पार्ट है? फ्रंटल बोन which is 1 in number, parietal bone 2 in number, temporal bone 1 in number, या फिर हमारे पास है all of these. तो पहले बात, स्कल में क्रेनियल और फेशियल दोनों आते हैं, तो फ्रंटल बोन भी आएगा, क्लियर, पैराइटल बोन्स भी हैं डेफिनेटली, टेम्पोरल बोन्स भी आती हैं. सो द राइट ऑप्शन फॉर द क्वेश्चन नंबर 26 इज द डी. इट इंक्लूड ऑल द बोन्स आर द पार्ट ऑफ द ह्यूमन स्कल. क्वेश्चन नंबर 27 है न्यूरल कैनाल इज. तो न्यूरल कैनाल की बात हो रही है, तो सबसे पहला है सॉलिड पोर्शन ऑफ द वर्टिब्रे थ्रू विच द स्पाइनल कॉर्ड पासेस, hollow portion of the vertebrae through which the spinal cord passes, both A and B, और D none of the above. पहली बात तो बेटा हर vertebrae के अंदर एक foramen है जिसको vertebral foramen बोलते हैं. When the 26 vertebrae join together, they actually form a canal which is called neural canal, क्योंकि vertebrae hollow है जिसके अंदर spinal cord pass होता है. So it is the hollow portion of the vertebra through which the spinal cord passes. Solid portion होगा तो spinal cord pass ही नहीं कर पाएगा. सी आप रख नहीं सकते क्योंकि सी में बोथ ए एंड बी का ऑप्शन है. तो राइट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 27 इज एक्चुअली द बी ऑप्शन. क्वेश्चन नंबर 28 है फर्स्ट वर्टिब्रा इन द ह्यूमन इज कॉल्ड द एटलस वर्टिब्रा, जिसमें पूरा हेड को बियर करा हुआ है, हेड को एक तरीके से हेल्प करता है, ठीक है, बियर करता है हेड को. हेड इज एक्चुअली रेस्टिंग अपॉन द फर्स्ट वर्टिब्रा, दैट इज कॉल्ड द एटलस वर्टिब्रा. सो द आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 28 इज द बी ऑप्शन. 29 there are dash cervical vertebrae in almost all the mammals. When you go according to the vertebral column formula, तो formula एक बार चेक कर लो, C7 T12 L5 S1 C1, टोटल 26 वर्टिब्रे है. इस तरीके से हम उनको डिवाइड करते हैं. तो फॉर्मूले से बिल्कुल क्लियर है बेटा, मोस्ट ऑफ द मैमल्स में हाउ मेनी सर्विकल वर्टिब्रेज आर देयर? ऑब्वियसली 7 सर्विकल वर्टिब्रे. तो 29 का जो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास है दैट विल बी द डी ऑप्शन. 38 में है सिलेक्ट द करेक्ट फंक्शन ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम इन केस ऑफ ह्यूमन. तो फर्स्ट है प्रोटेक्ट द स्पाइनल कॉर्ड, क्लियर, इट सपोर्ट द हेड, क्लियर, प्रोवाइड द सरफेस फॉर द अटैचमेंट ऑफ द रिब्स एंड द मसल्स ऑफ द बैक, क्लियर. तो डी ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबव. तो 30 का जो आंसर है वो डी है. वर्टिब्रल कॉलम ये सभी काम करता है, स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट भी करेगा, हेड को भी सपोर्ट करेगा, सरफेस एरिया भी प्रोवाइड करेगा फॉर द अटैचमेंट ऑफ द मसल्स of the back as well as of the ribs. 31 है flat bone on the ventral midline of the thorax. ventral आपकी ये साइड होती है and this is the midline of the chest, ठीक है. तो थॉरेक्स के मिड में जो बोन आप लोगों के पास प्रेजेंट है विच इज बेसिकली अ फ्लैट बोन, दैट बोन इज नोन एज द स्टर्नम, और समटाइम इसको चेस्ट बोन भी बोला जाता है बिकॉज इट इज प्रेजेंट इन द मिड ऑफ द चेस्ट कैविटी. सो द राइट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 31 इज द बी ऑप्शन, दैट इंक्लूड द स्टर्नम. कॉक्सिक्स जो है वो टेल वर्टिब्रे होते हैं, सैक्रम अगेन वर्टिब्रा है, रिब्स आपको पता आपकी बॉडी की लेटरल साइड पे है. तो हम बात कर रहे हैं उस बोन की जो फ्लैट है और जो थॉरेक्स के मिड लाइन में है, दैट बोन इज बेसिकली कॉल्ड स्टर्नम. 32 में है हाउ मेनी पेयर ऑफ द रिब्स आर प्रेजेंट इन द ह्यूमन स्केलेटन. पेयर ऑफ रिब्स बताने हैं आपने, तो डेफिनेटली बेटा यहाँ पर अगर हम पेयर के हिसाब से देखेंगे तो 12 पेयर्स आते हैं हमारे पास, ठीक है. और नंबर अगर आप लोग देखोगे तो 24 नंबर आ जाएगा, जिसमें कि पहले 7 पेयर ट्रू रिब्स के हैं, 3 पेयर फॉल्स रिब्स के हैं, और बाकी के जो 2 पेयर्स हैं वो फ्लोटिंग रिब्स में आते हैं. तो टोटल नंबर ऑफ पेयर्स कितने हो गए? 12. तो 32 का एग्जैक्ट आंसर हम लोगों के पास आता है बी ऑप्शन.
33 है विच वन इज द लॉन्गेस्ट बोन इन द ह्यूमन। ह्यूमन के केस में लॉन्गेस्ट बोन बतानी है तो क्लैविकल तो देखो हो नहीं सकती क्योंकि क्लैविकल हमारी कॉलर बोन है जो यहाँ पर होती है, इट इज़ वेरी शॉर्ट, क्लियर, इट इज़ नॉट द आंसर। टीबिया भी नहीं हो सकती, अल्ना भी नहीं है। फीमर विच इज बेसिकली नोन एज द थाई बोन इज सेड टू बी द लॉन्गेस्ट एंड द स्ट्रॉन्गेस्ट बोन इन केस ऑफ ह्यूमन। सो द एग्जैक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 33 इज ए ऑप्शन। अ कप शेप बोन दैट कवर द नी वेंट्रली, घुटने को जो आगे की तरफ से कवर करती है कप शेप बोन, दैट इज कॉल्ड द पटेला। पटेला इज बेसिकली नोन एज द नी कैप, इसको नी कैप भी बोला जाता है जो हमारा घुटना बनाती है। स्टेपिस नहीं हो सकता क्योंकि वो ईयर ऑसिकल है, मैलियस भी ईयर ऑसिकल है, इनकस भी ईयर ऑसिकल है। सो द राइट आंसर इज द पटेला। 35th में है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पार्ट ऑफ पेक्टोरल गर्डल। पेक्टोरल गर्डल का पार्ट कौन सा है? तो पार्ट में बेटा सबसे पहले अगर हम इलियम की बात करें, इट इज अ पार्ट ऑफ द पेल्विक गर्डल। इशियम इज अ पार्ट ऑफ पेल्विक गर्डल। एसिटाबुलम इज अ पार्ट ऑफ पेल्विक गर्डल। बच्चा आपके पास ग्लिनॉइड कैविटी विच इज अ पार्ट ऑफ योर पेक्टोरल गर्डल। पेक्टोरल मीन्स हमारा जो शोल्डर बनता है, ठीक है। तो 35th का जो राइट ऑप्शन हमारे पास बनेगा दैट विल बी द डी ऑप्शन। स्कैपुला इज ए ट्राइंगुलर बोन सिचुएटेड। स्कैपुला जो है वो अगेन पेक्टोरल गर्डल का पार्ट है और ये कहाँ सिचुएटेड है? ये बेसिकली बेटा पीछे वाली साइड पे है, डॉर्सल साइड पे, आगे की तरफ नहीं होती है, पीछे होती है डॉर्सल। तो पहले तो आप जहाँ जहाँ डॉर्सल लिखा है वो पिक कर लो। देखो फर्स्ट ऑप्शन में लिखा है डॉर्सल पार्ट ऑफ द थॉरेक्स बिटवीन 2nd to the 7th रिब, क्लियर। बी में लिखा है वेंट्रल पार्ट ऑफ द थॉरेक्स, वेंट्रल है तो ये वैसे ही गलत हो गया। मीडियल पार्ट ऑफ द थॉरेक्स वैसे गलत हो गया। सो द राइट ऑप्शन फॉर द क्वेश्चन नंबर 36 इज द ए ऑप्शन। 37 में ग्लिनॉइड कैविटी आर्टिकुलेट्स, पीएमटी में ऑलरेडी आ चुका है 2015 में। ग्लिनॉइड कैविटी किसके साथ आर्टिकुलेट करती है? तो ग्लिनॉइड कैविटी बेटा पार्ट है पेक्टोरल गर्डल का जो आपका शोल्डर बनाता है, शोल्डर जॉइंट, क्लियर। तो पेक्टोरल गर्डल में जो ग्लिनॉइड कैविटी है उसके साथ कम्युनिकेट करती है बोन, एंड दैट बोन इज बेसिकली द बोन ऑफ योर अपर आर्म विच इज नोन एज द ह्यूमरस। पॉइंट इज क्लियर। तो ग्लिनॉइड कैविटी आर्टिकुलेट करवाती है ह्यूमरस को किसके साथ? स्कैप्यूला के साथ। सो टू मेक द शोल्डर और द पेक्टोरल जॉइंट। सो द राइट ऑप्शन फॉर द क्वेश्चन नंबर 37 इज द डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 38 है कॉमन टू द किडनी एंड द स्केलेटन। जो किडनी स्केलेटन दोनों के लिए कॉमन है वो क्या है? वो हम लोगों के पास फर्स्ट दिया है पेल्विस। पेल्विस इज बेसिकली कॉमन टू बोथ बिकॉज किडनी में भी आप सेक्शनल व्यू करते हो तो रीनल पेल्विस आता है विच इज अ ब्रॉड फनल शेप पार्ट, और स्केलेटन के केस में पेल्विस इज बेसिकली द पेल्विस गर्डल। रेडियस, मेडुला, कॉर्टेक्स इज नॉट द कॉमन पार्ट। तो 38 का जो सही ऑप्शन हमारे पास बनेगा दैट विल बी द ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 39 द कैविटी कॉल्ड एसिटाबुलम। एसिटाबुलम जो कैविटी है बेटा वो पहली बात पेल्विक गर्डल में बनती है जो हिप जॉइंट बनाता है हमारी बॉडी में, ठीक है। और पेल्विक गर्डल में 3 बोन्स हैं, बेसिकली 3 पार्ट्स हैं जो फ्यूज्ड होते हैं, इलियम, इस्चियम, प्यूबिस। तीनों के फ्यूजन से कैविटी बनती है विच इज कॉल्ड एसिटाबुलम, और एसिटाबुलम आगे जाके कम्युनिकेट करती है विद द लॉन्गेस्ट थाई बोन विच इज कॉल्ड द फीमर। तो इसका जो सही आंसर आएगा 39 का दैट विल बी द डी ऑप्शन विच इंक्लूड इलियम, इस्चियम एंड प्यूबिस। Lack of relaxation between the successive stimuli in the sustained muscle contraction. मसल कॉन्ट्रैक्शन होगा लेकिन रिलैक्सेशन का पीरियड नहीं आ पाएगा तो डेफिनेटली इट विल रिलीज इनटू द टेटेनी कंडीशन, क्लियर। उसको क्या बोला जाता है? टेटेनी कंडीशन बोला जाता है। टेटेनी इज द कंडीशन जिसमें प्रॉपर रिलैक्सेशन नहीं होता, मसल जो है लगातार कॉन्ट्रैक्ट करते रहते हैं, तो दैट कंडीशन इज नोन एज द टेटेनी कंडीशन। तो 40 का आंसर हमारे पास बन गया बी। Which one of the following is an autoimmune disorder affecting the neuromuscular junction leading to the fatigue, weakening and paralysis of the skeletal muscle?
ऑटो इम्यून लिखा है, दिस वर्ड इज इनफ, यहीं से आपको आंसर पता लग जाएगा। ऑटो इम्यून बेसिकली वो डिसऑर्डर है जिसमें बॉडी जब एंटीबॉडीज बनाती है तो वो अपनी ही बॉडी के अगेंस्ट काम करना स्टार्ट कर देते हैं, तो दिस इज कॉल्ड न्यूरो ऑटो इम्यून डिजीज। तो इस डिजीज में जो एंटीबॉडीज बनेंगे वो जाके किसको डैमेज करेंगे, वो जाके बेटा टारगेट करते हैं न्यूरोमस्कुलर जंक्शन को, जंक्शन खराब कर देंगे तो स्टिमुलस ट्रांसफर नहीं हो पाएगा। तो इस डिसऑर्डर को नाम दिया जाता है माइस्थीनिया ग्रेविस विच इज एन ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। तो 41 का जो राइट ऑप्शन हमारे पास है दैट विल बी ए, क्योंकि जो मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है वो एक तरीके का जेनेटिक डिसऑर्डर है, गाउट जो है वो यूरिक एसिड के डेपोजिशन से होगा, टेटेनी होता है कैल्शियम की कमी की वजह से, लो कैल्शियम। 42 में मस्कुलर डिस्ट्रॉफी इन द ह्यूमन, ऑब्वियसली मस्कुलर डिस्ट्रॉफी बेटा हमारे केस में एक जेनेटिक डिसऑर्डर है और पर्टिकुलर देखा जाए तो इट इज़ एन एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर, जिसके बारे में आप जेनेटिक्स में भी पढ़ते हो। तो इट इज़ एन एक्स लिंक्ड डिसऑर्डर, इट विल बी पास फ्रॉम द पेरेंट्स टू देयर प्रोजेनी, सो इट इज़ बेसिकली अ जेनेटिक डिजीज ड्यू टू म्यूटेशन। तो 42 का जो सही आंसर हमारे पास बनेगा दैट विल बी द सी ऑप्शन। क्लियर। नेक्स्ट हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 43, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन प्रोग्रेसिव डिजेनरेशन ऑफ द स्केलेटल मसल हैपन्स। धीरे धीरे जैसे जैसे एज बढ़ेगी, एज के साथ साथ टाइम के साथ साथ मसल डिजेनरेट हो जाएंगे, खराब हो जाएंगे। तो ये कंडीशन हमें देखने को मिलती है माइस्थीनिया ग्रेविस में। बेसिकली इट इज़ अ ऑटोइम्यून डिसऑर्डर जिसमें टाइम के साथ साथ मसल में प्रोग्रेसिव डिजेनरेशन होता रहता है, फाइनली मसल में पैरालिसिस हो जाता है, दैट रिजल्ट इनटू माइस्थीनिया ग्रेविस। तो 43 का जो करेक्ट आंसर हमारे पास बनेगा दैट विल बी ए। सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू द लोकोमोशन इन केस ऑफ ह्यूमन। नीट 2013 में आ चुका है पेपर में। अ डिक्रीज लेवल ऑफ द प्रोजेस्टेरॉन कॉजेज द ऑस्टियोपोरोसिस इन द ओल्ड पीपल। ऐसा नहीं होता है क्योंकि प्रोजेस्टेरॉन इज बेसिकली द फीमेल सेक्स हार्मोन, सो वी कांट सी इन ओल्ड पीपल। Accumulation of the uric acid crystal in the joint causes their inflammation. The vertebral column has the 10 thoracic vertebrae. No, according to the formula is T12, 12 thoracic vertebrae. The joint between the adjacent vertebrae is a fibrous joint. जो adjacent vertebrae के बीच का joint है वो fibrous joint है हमारे पास, ठीक है। तो ये भी नहीं है यहाँ पर। तो बेसिकली यहाँ पर जो हमारे पास बनेगा वो ये कि यूरिक एसिड के एक्यूमुलेशन की वजह से जॉइंट्स में होती है इन्फ्लेमेशन विच कैन रिजल्ट इनटू द गाउट डिजीज। क्लियर। तो यहाँ पर बना हमारे पास बी। नंबर ऑफ द टार्सल एंड द कार्पल्स इन द ह्यूमन के केस में टार्सल और कार्पल बताने हैं। टार्सल्स बेसिकली होते हैं हमारे पास दैट इज इन द हाइंड लिम्ब, आपके फीट में। कार्पल्स हैं आपके फोरलिम्स यानी कि आपकी पाम में, आपकी हथेली में, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें कार्पल्स की तो कार्पल्स को रिस्ट बोन बोला जाता है, टार्सल को एंकल बोन बोला जाता है। कार्पल का नंबर है 8 और टार्सल का नंबर है 7, सो इट इज 7 and 8 रिस्पेक्टिवली। तो 45th का जो सही आंसर हमारे पास बनेगा दैट विल बी द बी ऑप्शन। क्लियर। तो रिस्ट बोन का नंबर है 8 और एंकल बोन का नंबर है 7 इन केस ऑफ ह्यूमन, सो द राइट आंसर इज बी ऑप्शन। So that's all for this lecture. Hope you are enjoying the benefits of our lecture. Thank you and bye bye.